हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर को। और जियोमॉर्फोलॉजी में हमने अभी तक चैप्टर्स काफी सारे पढ़ लिए हैं। लास्ट लेक्चर बेसिकली हमारे रॉक्स के ऊपर था, है ना। तो रॉक्स के अंदर हमने अलग अलग टाइप्स पढ़ लिए थे इसके, और हमने रॉक साइकिल भी पढ़ा था। हमने देखा था कि 3 टाइप के मैक्सिमम हम या फिर मेजर तरीके से रॉक्स देखते हैं। एक तो इग्नियस रॉक होता है, दूसरा हमने पढ़ा कि एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक होता है। इन 3 रॉक्स के अलावा हमने देखा कि इन तीनों में आपस में इंटरचेंजिंग कैसे होती है, वो हमने पढ़ा रॉक साइकिल के अंदर में। इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज भी थे जिनको मैंने आपको होमवर्क दिया था। इसके बेसिस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दे दिए थे कि आपको वो अटेंड करके देखने हैं कि वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो फिलहाल आज तो मैं इन क्वेश्चंस को अटेंड नहीं कर पाया हूं, और ये डिवाइस एक्चुअल में दूसरा डिवाइस है, और इस डिवाइस में लास्ट लेक्चर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो अवेलेबल तुरंत तो नहीं हो पा रही थी मुझे। इसलिए मैं एकदम श्योर बताता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी लेक्चर 12 आएगा मेरा नेक्स्ट वाला, उसमें मैं जरूर से इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसके आंसर्स मुझे आपको प्रोवाइड कराने हैं। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। फिलहाल तब तक आप अपने आंसर्स एटलीस्ट डिस्कशन पेज पर अपलोड करते रहो। उसके बाद हम पढ़ें अगर ज्योग्राफी के अंदर बेसिकली आज के हम लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर कुछ इस हिसाब से शुरुआत होगा। हमें पता है कि माउंटेन एरिया से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जैसे कि हिमालयन रीजन है, वहां से देखो आप गंगा निकलती है, या फिर आप और आगे इधर कैलाश माउंटेन चाइना तिब्बत वाले रीजन से देखोगे तो वहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जो कि हिमालय रीजन या फिर माउंटेनियस रीजन से निकलती हैं, जो कि हमेशा इनके पूरे सरफेस पर, मतलब कि जो एक बार निकल गई और फिर बाद में ये बे ऑफ बंगाल में या फिर और दूसरे जगह जहां पर भी इनको ओशन मिलता है, वहां पर जब तक नहीं मिल जाते तब तक ये फ्लो करते रहते हैं पूरे ड्यूरेशन में। अब इस पूरे ड्यूरेशन में फ्लो करते हुए वो सर्टेन लैंड फॉर्म्स बनाते हैं। अब ये लैंड फॉर्म्स क्या होता है आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाना चाहिए, क्योंकि हमने वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स हमने देखा था ना किस हिसाब से, सिल्स, डाइक्स, फैकोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, ये सब हमने पढ़ा था ना, अलग अलग इंट्रूसिव लैंड फॉर्म और एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म। एक्सट्रूसिव में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने फिसर वॉल्केनो पढ़ा था, शील्ड वॉल्केनो पढ़ा था, कंपोजिट वॉल्केनो पढ़ा था, कैल्डेरा पढ़ा था। ये सारी चीजें आपको याद होगी ना। तो इन सब की बेसिस पर हम ऐसे ही लैंड फॉर्म्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स नहीं है, बल्कि आज फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स है। फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स का क्या मतलब होता है कि जो भी रिवर एक शुरुआती जगह से अपने एंड तक जो भी कोर्स पे चलती है, जिस ट्रैक पर चलती है, उस ट्रैक पर उसने कौन कौन से लैंड फॉर्म स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। इन स्ट्रक्चर्स के अलग अलग नाम होते हैं, और यूपीएससी का एक बहुत ही फेमस ट्रेंड है कि अगर वो कभी भी क्वेश्चंस पूछेगी आपसे, तो इन नाम में आप जिस हिसाब से कंफ्यूज होते हो ना, इसी के बेसिस पर वो बहुत सारे क्वेश्चंस पुट कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। यूपीएससी का जो एक फेमस ट्रेंड है कि एक ऐसे टर्म को उठाना जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी छुपे हों, उसके अंदर कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी हो, और उसके बेसिस पर आपको कंफ्यूज करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना देना। इन्हीं के बेसिस पर आज का ये लेक्चर डेडिकेटेड है फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स एंड साइकिल्स ऑफ इरोजन। इसमें क्या होगा कि रिवर जब शुरुआती टाइम पर चलती है ना, तो अपने साथ बहुत सारे कंकड़, पत्थर, सेडिमेंट्स ये सब लेके आती है। तो ये क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी, कहीं ना कहीं यहां रास्ते में डिपॉजिट करते हुए चलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो शुरुआती दिनों में होता है, वो उसके पास स्पीड बहुत रहती है, क्योंकि वो माउंटेन के स्लोप से ढलकते हुए नीचे आई है, तो इसीलिए उसके पास स्लोप से स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उसके पास ताकत बहुत है, फोर्स बहुत है, इसीलिए वो चट्टानों को चीरते हुए, जमीन को चीरते हुए सब निकलती है। तो ऐसे चीरने में जो भी लैंड फॉर्म्स बनते हैं, इन लैंड फॉर्म्स को हम पढ़ना चाहते हैं कि आखिरकार क्या स्ट्रक्चर है, इसका क्या नाम है। उनको हम लोग बोलते हैं इरोजनल लैंड फॉर्म। वो इरोड हो गए ना, इसीलिए वहां से वर्ड निकल के आता है इरोजनल लैंड फॉर्म। और जब बिल्कुल लास्ट में आती है तो इसके पास फोर्स वगैरह तो बचता नहीं है, बिल्कुल थक जाती है रिवर। तो यहां पर ये बहुत सारे जो भी सेडिमेंट्स यहां से पूरा लेके आई है, अब वो बिल्कुल लास्ट में उसको डिपॉजिट करने लगती है, या फिर अपने जब मिडिल पाथ में होती है तो यहां पर भी वो कुछ न कुछ डिपॉजिट करती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशनल लैंड फॉर्म। मतलब कि 2 लैंड फॉर्म्स होते हैं, एक तो हो गया हमारा इरोजनल लैंड फॉर्म, और एक साथ में हो गया हमारा डिपोजिशनल लैंड फॉर्म। तो फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स के अंदर हम 2 टाइप्स पढ़ते हैं, एक हमारा इरोजनल लैंड फॉर्म होता है और दूसरा हमारा डिपोजिशनल लैंड फॉर्म होता है। इन्हीं दोनों को हम केवल आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो आज के लेक्चर्स या फिर आगे आने वाले 3 से 4 लेक्चर ऐसे हैं जिसका हो सकता है कि आप जब एक बार पढ़ो ना तो आपको सब कुछ याद ना हो,
या तो आप इनके प्रिंट आउट्स निकाल के उनको 5 बार 6 बार पढ़ना स्टार्ट करो, रटो उनको। थोड़ा सा तो रटना पड़ेगा यहाँ ज्योग्राफी में इस वाले कॉन्सेप्ट में, क्योंकि नाम है ना, नाम मैं नहीं कहता आपको रटने के लिए, आप केवल पढ़ो, रटने की बात नहीं, वो अपने आप याद हो जाता है। कोई भी चीज को आप 10 बार 8 बार पढ़ोगे ना तो वो अपने आप याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप एक पेन और पेपर उठाओ, पेन से अपने पेपर पे जितने भी आज के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाले वर्ड्स मिलेंगे आपको, अलग अलग वर्ड्स, वो उन अलग अलग वर्ड्स को लिखो। अगर उससे कोई डायग्राम एसोसिएटेड है तो बगल में एक रफ डायग्राम बना दो और अपने स्टडी टेबल के ऊपर दीवार पे चिपका दो। सिंपल तरीका है इनको याद करने का। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्टाइट्स। अब ये दो ऐसे नाम है ना जो कि आपको पूरे लाइफ टाइम कंफ्यूज करेंगे। तो इससे बेहतर क्या है कि आप इनके लिए कुछ एक कोड बना लो, कुछ निमोनिक्स बना लो, जिससे कि जैसे ही स्टैलेग्मेटाइट्स या स्टैलेक्टाइट्स आपके सामने वर्ड आए ना तो तुरंत ही आपका ट्रिक सामने आ जाए कि हाँ यहाँ पर एम है, एक में सी है स्टैलेक्टाइट में और स्टैलेग्माइट में एम आता है, तो उसके बेसिस पर कौन नीचे है कौन ऊपर है आप अच्छे तरीके से उसको समझ लो, एक अपना कोड बना लो। इसी तरीके से आज के भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे, उनका आपको कोड बनाना पड़ेगा। कोड नहीं बनाना है तो एक्चुअल में बहुत सारे वर्ड्स तो कॉमन होंगे जिनको हम ऐसे ही समझ जाएंगे, कुछ वर्ड्स के लिए आपको ऐसा कुछ करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म की बात कर रहे थे। यहां पर हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी पढ़ते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स भी पढ़ते हैं। अब यहां पर पूरा हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इरोजन को पढ़ते हैं। इरोजन में सबसे पहले क्या एक्शन होता है, रिवर वैली फॉर्मेशन पढ़ेंगे, रिवर का पूरा कोर्स पढ़ेंगे कि अपने यूथफुल स्टेज में क्या करता है, अपने मेच्योर स्टेज में क्या करता है और अपने ओल्ड स्टेज में क्या करता है। जैसे कि एक इंसान जवान होता है, पैदा होता है, जवान होता है और मर जाता है बूढ़े होके, इस तरीके से रिवर का भी एक कोर्स होता है, एक ड्यूरेशन होता है, उसको उस बेसिस पर हम पढ़ते हैं। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, इन सब के बारे में हम अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि इरोजन देखो क्या होता है, या फिर लैंडफॉर्म्स जो हम पढ़ रहे हैं, ये फ्लूवियल लैंडफॉर्म एक्चुअल में क्या मतलब है इसका। दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्रेडेशनल और एक होता है एग्रेडेशनल। दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। जो ग्रेडेशनल होता है, डिग्रेडेशनल होता है ना, डिग्रेड करना मतलब क्या, किसी चीज को इरोड करना, मतलब इसको नष्ट करना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडेशनल एक्शन। रिवर का एक प्रकार से ग्रेडेशनल एक्शन होता है और दूसरा होता है अग्रेडेशनल एक्शन। जो अग्रेडेशनल एक्शन होता है, इसके पास रिवर कुछ ना कुछ डिपॉजिट करती है, ठीक है, कुछ वहां पर इकट्ठा करती है। इन दोनों ही बेसिस पर जब हम पूरे कोर्स ऑफ द रिवर में यही चीजें डिस्कस करते हैं और इनके लैंडफॉर्म्स को पढ़ते हैं, उसी को हम लोग फ्लूवियल लैंडफॉर्म का नाम देते हैं। सिंपल हो गया ना बिल्कुल। दो वर्ड्स याद करने हैं, कौन कौन से, या तो आप इरोजनल और डिपोजिशनल याद कर लो। अगर आपको थोड़े और अच्छे वर्ड्स ज्योग्राफी के चाहिए तो आप इसी के साथ साथ इरोजन को आप पढ़ो, डिग्रेडेशन करना है, और डिपोजिशन को अग्रेडेशन करता है। सिंपल से वर्ड्स हैं, ऐसे कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो, जो भी फ्लूवियल प्रोसेस है इसमें पूरे के पूरे 3 फिजिकल फेसेस देखने को मिलते हैं। एक होता है इरोजन का, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन का और एक होता है डिपोजिशन का। जिस हिसाब से आप देखते हो ना कि जैसे कभी बिजली पैदा होती है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले प्रोडक्शन पढ़ते हैं। प्रोडक्शन हो गया कि मान लो किसी भी एनटीपीसी में आप चले जाओ, मान लो वहां पर बिजली प्रोड्यूस हो गई, पावर हाउस में प्रोड्यूस हो गई, वहां पर पूरा बड़े बड़े रोटर टरबाइन ये सब लगे हुए हैं, तो ये प्रोडक्शन का काम हुआ। अब यहां से बिजली जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, फीडर तक आती है। जहां पे बड़े बड़े खेतों में खंबे देखते हो ना, जहां पर खूब बड़े बड़े फीडर लगे होते हैं, वहां तक आती है। फिर वहां से छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हमारे घरों में, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में। तो इसके 3 स्ट्रक्चर्स है ना, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इसका भी होगा। सबसे पहले इरोड करेगा, ये जमीन को खड्डा करेगा, उसमें गड्ढा बना देगा, इरोड करते हुए जाएगा, सब कुछ तहस नहस कर देगा। फिर आएगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो अपना पूरा रिवर का कोर्स है वो किन चीजों को अपने साथ लेके बह रहा है, कौन कौन से सेडिमेंट्स हैं ऐसे। और डिपोजिशन, बाद में इन्हीं सेडिमेंट्स को कैसे वो डिपॉजिट कर देता है एक जगह पर। तो यहां पर बेसिकली हम देखते हैं कि डेल्टा फॉर्मेशन होता है, वो भी हम आगे अपने लेक्चर में डिस्कस करते हैं। फिलहाल हमें समझ में आ गया कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म क्या होता है। फ्लूवियल लैंडफॉर्म में जैसा कि हमने देखा कि एक प्रकार का इरोजनल एक्टिविटी है। इरोजनल कैसे, जैसे मानो ऊपर से ऐसे नदी बह रही है, नदी बहते हुए नीचे आई और यहां पर जैसे ही चोट करेगी तो आप देख रहे हो ना कि यहां पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जमने लगे, और यहां पर आप देखोगे कि ये स्वर्ल कर रही है। तो ये जब स्वर्ल करती है तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला एकदम से गोला गोला बन जाएगा, बिल्कुल से गड्ढा बनता जाएगा, गड्ढा बनता जाएगा, और यहां से स्प्लैशेस आपको देखने को मिलेंगे।
और फिर यहां से जो भी पत्थर निकलेंगे वो सब इकट्ठा हो जाएंगे यहां पर, और धीरे धीरे नदियां का जितना फोर्स होगा वो अपने साथ भी इनको बहा के ले जाएगी। यहां पर जो भी बड़े बड़े पत्थर हैं, इसलिए क्योंकि ये भारी भारी पत्थर हैं, नदी के पास इतनी औकात नहीं है कि वो इसको उठा के आगे लेके जाए। जो भी छोटे छोटे पत्थर होंगे वो उनको उठा के लेके चली जाएगी। यहां पर जब भी आप झरने की बात करते हो, झरना मतलब जो भी वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल में एक चीज बिल्कुल तय होती है कि जो भी इसका टॉप स्ट्रक्चर होगा वो बहुत हार्ड होगा, और जो भी इसका नीचे वाला स्ट्रक्चर होगा इससे कंपैरिजन में वो सॉफ्ट होगा। तभी तो रिवर के पास इतनी ताकत नहीं आ पाई कि वो इस हार्ड रॉक को चीर दे। अगर सोचो कि अगर इस हार्ड रॉक को अगर ये चीर देती तो फिर क्या ये सॉफ्ट रॉक को चीरने में इसको समय लगता क्या? यहां से अगर उसको एक भी छेद मिलता ना तो सीधे सॉफ्ट रॉक मिलता और सॉफ्ट रॉक को पूरा वो इरोड कर देती। पूरा इरोड करके ये क्या बन जाता? एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता, कभी भी वाटरफॉल जैसा कुछ ना बनता। ये बात समझ में आ रही है ना आपको कि अगर यहां से इसने गड्ढा किया तो इस गड्ढे के बाद फिर तो सॉफ्ट रॉक है, इसको तो पूरा काट देगी वो रिवर। ये सब कुछ नहीं बचेगा, ये सब टूट जाएगा, तो केवल आपके पास इतना स्ट्रक्चर बचेगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है? एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर ही तो है। तो कभी भी फिर आपको वाटरफॉल देखने को नहीं मिलता है, मतलब मेरा कहने का ये है। तो ऐसे ही कुछ लैंड फॉर्म्स की हम बात करना स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर देखो फ्लूवियल जो इरोजन होता है ना, फ्लूवियल इरोजन, उसके कुछ एक्शन है। एक्शन मतलब क्या होता है? कुछ एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या कहते हैं इनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो हमेशा लास्ट में SION या TION ही लगा होगा इसमें, तो इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत बार यूपीएससी जो है ना ऐसे टर्म्स को देके आपको कंफ्यूज करती है। जैसे कि मान लो अगर एक स्टेटमेंट मैं दूं आपको जिसमें एक में लिखूं कि ये कोरेजन है और दूसरे टर्म में लिखूं कि ये कोरोजन है, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कोरेजन और कोरोजन में अंतर क्या? केवल O और A का अंतर है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। देखो जो कोरोजन होता है ना, इस कोरोजन में हमारा केमिकल एक्शन ये इन्वॉल्व है। इसका एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो कि देखो अभी मैं एकदम लेमन टर्म्स में आपको समझा रहा हूं। ये एग्जांपल एलुवियल या फिर फ्लूवियल एक्शन से कोई मतलब नहीं है इसका। आप देखो लोहे की रॉड, जैसे कि आपके वॉशरूम में आप देखते होगे कि वाइपर्स होते हैं ना, वाइपर्स, तो एकदम वाइपर्स जिनके घरों में उनके रॉड जो होते हैं वो अगर लोहे के होंगे तो इन पे पानी पड़ पड़ के क्या होता है? ये इस पे जंग लग जाती है, रस्ट लग जाता है ना। तो इस रस्टिंग के कारण क्या होता है कि ये पूरा रॉड कमजोर हो जाता है और कुछ दिन बाद ये टूट जाता है। अगर हम सिंपल सी बात करें तो यहां पर हो क्या रहा है कि इस रॉड के ऊपर एक केमिकल एक्शन हो रहा है। ये केमिकल एक्शन इसके में जो आयरन वाले पार्टिकल्स है ना, इनको रस्ट में कन्वर्ट कर रही है, और रस्टिंग के कारण यहां पर वेदरिंग हो रहा है। इसका वेदरिंग मतलब क्या है कि ये कमजोर हो रहा है, टूट रहा है, और बाद में क्या होगा? ये एकदम से टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। समझ लो इसी तरीके का अगर कोरोजन जमीन के साथ हो कि जमीन में कुछ एक केमिकल रिएक्शन हो, इस केमिकल एक्शन के चलते वहां पर कुछ वेदरिंग हो जाए, कुछ टूट जाए, या फिर केमिकल एक्शन हो गया कि वहां पर चीजें, जमीनें थोड़ी सी सड़ गई या फिर कड़ी हो गई, मुलायम हो गई, कुछ भी हम बोल सकते हैं ना, वो सब वेदरिंग का ही स्टेप होगा। और इस वेदरिंग के चलते इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कोरोजन। याद रहे कोरोजन में हमेशा केमिकल एक्शन इन्वॉल्व है। लेकिन जब भी हम कोरेजन की बात कर रहे हैं तो कोरेजन का क्या मतलब होता है कि देखो रिवर्स जब भी अपने साथ कुछ भी लेके चलती हैं तो इस कोरेजन में आप देखते होंगे कि रिवर के पास कुछ बड़े बड़े पत्थर होते होंगे। अब ये बड़े बड़े पत्थर मान लो इसके अगल बगल वाली चट्टानों से भी भिड़ते होंगे, तो इनको जब ये चट्टानों को ये इरोड कर देते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम कोरेजन बोलते हैं। यहां पर कोई भी केमिकल एक्शन इन्वॉल्व नहीं है, बस ये जो भी बड़े बड़े सॉलिड रिवर लोड हैं, जो चट्टाने हैं सेडिमेंट से बड़े बड़े, वो रॉक्स की तरफ ना बिल्कुल लगातार चोट करते रहते हैं और उसको काट डालते हैं या फिर उसको तोड़ देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कोरेजन बोलते हैं या फिर इसको अब्रेशन भी बोलते हैं। दूसरा है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, पूरे रिवर अपने कोर्स में जहां की चट्टानों को काटते हुए आगे निकलेगी, वो होगा हमारा हाइड्रेशन का प्रोसेस। फिर एक प्रोसेस है देखो जिसका नाम है एट्रीशन। एट्रीशन का क्या मतलब है? क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने वाटरफॉल वाला स्ट्रक्चर देखा ना, तो वाटरफॉल में क्या होगा कि यहां पर बड़े बड़े चट्टान इकट्ठे हुए थे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो चट्टान जो है छोटे छोटे होते जा रहे थे। ठीक, तो अब ये बार बार जब पानी इसके ऊपर गिरेगा तो आप समझो ना कि ये दोनों चट्टान भी तो आपस में लड़ाई करेंगे और ये लड़ाई करते करते आपस में चूर चूर हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे। तो समझ लो ऐसा ही कुछ प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को हम लोग एट्रीशन बोलते हैं। फिर एक होता है डाउन कटिंग। डाउन कटिंग जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जिस भी जमीन से नदियां बहना स्टार्ट करेंगी उस नदी को ये एकदम अंदर अंदर तक काटते हुए निकल जाएंगी।
एकदम गहरा काट देंगी। तो यही होता है डाउन कटिंग। फिर होता है लेटरल इरोजन, डाउन कटिंग का जस्ट उल्टा। डाउन कटिंग क्या था, अगर मान लो कि हमारे ठीक स्क्रीन के बाहर से एक नदी निकल के आ रही है, ये नदी इस वाले शेप में कुछ मान लो बह रही है, यहां से ये पूरा पानी भरा है यहां पर, ठीक है, और अपने आंखों की तरफ एक एरे निकाल दो। ये एरे जो है बाहर की तरफ जो आ रहा है, ये एरे हमारा क्या होगा, मतलब कि ये रिवर के फ्लो का डायरेक्शन है, ठीक है, ये बात समझ रहे हो ना आप। तो अब देखो क्या होगा कि जब हमारी तरफ नदी बह रही है, जहां आपके स्क्रीन के जस्ट बाहर पानी निकल के आ जाएगा, अभी आपके मुंह के छींटे पड़ जाएंगे, तो इस डायरेक्शन में आप देखोगे कि अगर ये वाला जमीन और ये वाला जमीन अगर ये काट देती है नदियां, तो इसको लेटरल इरोजन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इरोजन होगा यहां पर। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में इरोजन होता है कि ये नदियां जो है ये जमीन की गहराइयों तक इस वाले सरफेस को काट दें, तो उसको हम लोग डाउन कटिंग बोलते हैं। और कोरोजन ये हमने पढ़ लिया कि एक प्रकार का केमिकल एक्शन होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई ना। क्या क्या पढ़ा हमने, कोरेजन, हाइड्रेशन, एट्रीशन, डाउन कटिंग, लेटरल इरोजन और कोरोजन। सिंपल से मतलब है, अगर एक बार आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। फिर देखो रिवर का वैली या फिर रिवर वैली जो है वो कैसे फॉर्म होता है, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। सिंपल सी बात है, देखो नदियां जब बहना स्टार्ट होती हैं ना, तो यहां पर जिस ग्राउंड से वो बहती हैं उस ग्राउंड पे वो लगातार चोट करती हैं, लगातार फोर्स अप्लाई करती हैं। तो अपने अलग अलग स्टेज में कि वो रिवर किस स्टेज में है, अपने यूथफुल स्टेज में है, अपने मेच्योर स्टेज में है, या फिर अपने ओल्ड एज स्टेज में है, उसके हिसाब से रिवर की वैलीज बनती हैं। लेकिन देखो जो रिवर वैली है ना, वो हमेशा अपने यंग स्टेज में ही बनती है। वैली का क्या मतलब है कि अगर फिर से वही वाला डायग्राम लें जैसा कि अभी हम बना रहे थे, तो यहां पर मान लो यहां पर नदियां बह रही हैं। नदी बहने का क्या मतलब है कि नदी स्क्रीन से जस्ट बाहर आ रही हैं, तो इस डायरेक्शन में डाउन कटिंग होती है। डाउन कटिंग का क्या मतलब है, इस वाले डायरेक्शन में कटते कटते, ये आप शेप देख रहे हो कि ये कॉन्वेक्स शेप इधर से भी, कॉन्वेक्स शेप इधर से भी, तो ये जो दो कॉन्वेक्स शेप बन गए ना, यही होता है रिवर वैली। वी लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, हम लोग एक और नाम देते हैं, उसका नाम जरा सा आप लोग याद करो, इसको बोलते हैं गॉर्ज, ठीक है। गॉर्जियस वाला गॉर्ज। गॉर्ज जो है वो क्या होगा, वी शेप स्ट्रक्चर होगा। यहां से आप थोड़ा सा रिलेट करके कुछ भी अपने हिसाब से बना सकते हो। ये किससे बना है, डाउन कटिंग इरोजन से बना। डाउन कटिंग इरोजन क्या है कि पहले सरफेस ऐसा था, अब काट के वो डाउन कटिंग कर दिया उसने, तो वी शेप स्ट्रक्चर बन गया। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो एक नैरो गहरा एक ऐसा वैली बन रहा है, ये वी शेप्ड वैली है, जिसको हम लोग गॉर्ज बोलते हैं। अब इसके साथ और भी क्या होगा कि यहां जो बाहर के जो लैंड सरफेसेस है ना, यहां पर भी बारिश होगी। अब बारिश होगी तो इन चट्टानों को भी धीरे धीरे काटने का मौका मिलेगा, तो ये कट के कभी कभी बिल्कुल से वी शेप बना देती हैं। शुरुआत में देखोगे ना आप, तो वैली जो है वो हमेशा डेप्थ की ओर बढ़ती है, केवल ऐसी होगी, फिर और गहराई में जाएगी, फिर और गहराई में जाएगी। अब इधर पूरा जमीन और इधर भी जमीन है। होगा क्या कि धीरे धीरे जब बारिश होगी तो ना यहां वाले रीजन जो है, इतना चट्टान जो है वो भी कट के गिर जाएगा इसी के अंदर। यही सेडिमेंट्स फ्लो करते करते ये और दूर तक बहा ले जाएगी। लेकिन फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, ये कुछ हमारा समझ लो वी शेप स्ट्रक्चर है। जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही स्ट्रक्चर हो, रफली ऐसा स्ट्रक्चर। अच्छा यहां पर दिया हुआ है, देखो कैसे वी शेप वैली फॉर्म होती है। यही मैं बता रहा था आपको कि सबसे पहले गहराई इसकी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, फिर क्या होगा कि बहुत सारे विदरिंग इरोजन से यहाँ की चट्टानें जो है ना वो ऐसे चिटक गई है ना यहाँ पर, तो आप समझो कि ऐसे कमजोर पड़ जाएंगी। ये टूट के फिर नीचे गिर जाएंगी, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर टूट टूट के नीचे गिरती रहेंगी। और जो भी नदियां हैं बाद में इनको सेडिमेंट्स के तौर पर बहा के ले जाएंगी, और ये जब टूट के गिरेंगी तो ये और अंदर डाउन कटिंग करते हुए जाएंगी, ठीक है। तो इनकी गहराइयां दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, यही आपको समझना था। तो अभी तक हमने पढ़ा, देखो गॉर्ज, ठीक है। गॉर्ज को और ज्यादा बढ़ा दो, गॉर्ज को और ज्यादा बढ़ा दो, मतलब ये जो वी शेप स्ट्रक्चर है ना, ये वी शेप स्ट्रक्चर इसको मत रहने दो, इसको और काट दो, यहां बिल्कुल सीधे सीधे बना दो। और यहां पर आपको चट्टानों की बिल्कुल अंदर अंदर के पूरी फोटोज दिख रही हैं। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कैनियन। कैनियन, द ग्रेट कैनियन, यूएसए वाला, जो कि एरिजोना रिवर के पास में है, कोलोराडो रिवर के पास में, सॉरी एरिजोना के पास में। तो वो 483 किलोमीटर्स रन करती है, और उसका डेप्थ पता है आपको 2.88 किलोमीटर तक भी चला जाता है। तो इतने गहराइयों में जब जाता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, ग्रैंड कैनियन नाम है। ये देखने में कैसा है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले क्या बनेगा, गॉर्ज बनेगा, फिर उसके बाद कैनियन बनेगा, ठीक है। देखो आप इस वीडियो को देखो, इस वीडियो को देखो आप, ये जो आपको दिख रहा है ना सामने, ये पूरा ग्रैंड कैनियन है। यहां पे शुरुआत होती है सबसे पहले,
तो जमीनें कुछ इस तरीके से कटती हैं, इसको हम लोग रिल्स बोलते हैं। ये हमारा पेनी प्लेन है, अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये वाला फोटो बस आपको याद होना चाहिए। पेनी प्लेन बोलते हैं इसको, ये एक प्रकार का पेनी प्लेन है, मतलब समझ लो सबसे आखिरी चीज यही बचा है। अब अगर ये इरोड हो गया ना तो अब इसके पूरे माउंटेन वाले स्ट्रक्चर में कुछ भी बचेगा नहीं, फिर पूरा प्लेन ही हो जाएगा। तो प्लेन होने से पहले पहले जो भी चीजें बचती हैं आखिरी में बिल्कुल, उसको बोलते हैं पेनी प्लेन। सिंपल सा है। अब इसके आगे देखो और भी जो भी है, मैं आपको गॉर्जेस और इसकी बात बता रहा था, कैनियन की बात बता रहा था, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं शुरुआत में। अब आपको दिखेगा यहां पर, ये है पूरा बड़ा सा द ग्रैंड कैनियन। ये रहा द ग्रैंड कैनियन। आप कितना बड़ा इसको दूर दूर तक देख सकते होगे, अथाह है ये। आप समझते हो ना कि इतना दूर 483 किलोमीटर दूर होना बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इसका नाम है द ग्रैंड कैनियन। आप देख रहे हो नहीं, यहां पर इरोजनल फॉर्म देख रहे हो क्या, किस हिसाब से कट कट के ये क्या बन गया है, बिल्कुल कैनियन शेप में बन गया है। पहले ये गॉर्ज रहा होगा, यहां पर देखो आपको लाइनें भी दिखेंगी यहां पर कि लेयर बाय लेयर इसकी कटिंग हुई है। अभी भी ये कटिंग बनी ही है, और भी गहराइयों में अब ये जाना चाहती है, जो भी रिवर्स है यहां पर। ठीक है, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर या फिर आपका एक इमेज बनाएगा कि आखिरकार क्या होता है ये कैनियन। ठीक है, गॉर्जेस क्या होते हैं, गॉर्जेस मतलब क्या, वी शेप वैली होगा। वी शेप वैली को जब हम और खतरनाक तरीके से काट देंगे तो हमारा बनेगा कैनियन। ठीक है, चलो वापस चलते हैं अपने वीडियो पे। तो ये समझ में आ गया हमको अच्छे तरीके से। अब यहां पर एक ट्रिब्यूटरी वैली की बात की गई थी। ट्रिब्यूटरी वैली क्या था, हमने स्ट्रक्चर देख लिया था पहले ही, बस हमको पता नहीं है कि यही ट्रिब्यूटरी वैली है। तो हमने देखा कि पहले तो गड्ढे खनेगी, ये नीचे नीचे चली जाएगी, और उसके बाद ये वाला जो एक वैली और बन रहा था, मतलब कि जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है ना, इसको क्या कहेंगे हम, इसको बोलेंगे ट्रिब्यूटरी वैली। और जो नीचे बह रही है वो तो वी शेप्ड स्ट्रक्चर है ही हमारा। तो इसीलिए जो स्टीप स्लोप वाला होता है इसको हम लोग ट्रिब्यूटरी वैली का नाम भी दे देते हैं। इसके बाद ये हमने देखा द ग्रैंड कैनियन को, मैंने वीडियो भी दिखा दी इसीलिए आपको, कि आपको हमेशा ये स्ट्रक्चर दिमाग में रहे कि कैनियन कैसा होता है। गॉर्ज वी शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं। इतनी बात याद हो गई। चलो अभी रिवर वैली फॉर्मेशन के बारे में हम दो तीन चीजें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये दो तीन चीजें क्या हैं, सबसे पहले जब अपने यूथफुल स्टेज में रिवर रहती है ना, तो चट्टानों को काटते हुए डीपली डीपली काटती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे कुछ हमें कैनियन दिखेंगे, और कैनियन भी बाद में, पहले ये वी शेप स्ट्रक्चर्स हैं, फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, और फिर ये भी इरोड होते होते यू शेप स्ट्रक्चर बन जाता है और फैल जाता है। ये तो देख रहे हो आप कैसे फैल गया, ये ऐसा कुछ बनेगा, ये बिल्कुल लास्ट फॉर्म है। तो ये पूरा रिवर वैली का फॉर्मेशन है कि ये आखिरी में क्या बनाता है, यू शेप्ड बनाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिवर वैली फॉर्मेशन पहले वी शेप बनाता है कि पहले यू शेप बनाता है, तो आप बताओगे पहले वी शेप बनाता है, उसके बाद बिल्कुल आखिरी में जब रिवर एकदम खत्म होने लगता है तब जाके बनता है यू शेप। ठीक है, ये सब इरोजनल फॉर्म्स हैं, जमीन को इरोड कर करके कौन सा शेप बनाया गया है उसके फॉर्म्स में। बहुत ही सिंपल सी बात है। रिवर का कोर्स जो है देखो तीन तरीके से डिफाइन करते हैं हम। एक तो अपर कोर्स होता है जिसको हम लोग यूथफुल स्टेज की बात करते हैं, रिवर का यूथफुल स्टेज। यूथफुल में क्या होता है कि रिवर अपने सोर्स से ओरिजिनेट होती है, पहाड़ों से गिरती है तो काफी तेज होती है, इसीलिए इसको यूथ बोलते हैं। फिर जब थोड़ी देर थक जाती है, अपने मिडिल कोर्स में आती है, तो हम इसको मेच्योर स्टेज बोलते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। और फाइनली जब ये ओशियन से मिल जाती है तो फिर यहाँ पर बनता है लोअर कोर्स या फिर इसका ओल्ड स्टेज। तो इन कोर्सेज की हम बात करते हैं। सबसे पहला जो कोर्स हमने डिसाइड किया पढ़ने का वो है यूथ स्टेज। यूथ स्टेज में हमने क्या पढ़ा कि वी शेप वैली बनाएगा। मतलब क्या होता है कि यहाँ का जो भी वाटर का फ्लो है ये बहुत तेज होता है, और साथ ही साथ इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी भी होती है, जिसके बेसिस पर ये जमीन को ऐसे काटते हुए निकल जाता है। धीरे धीरे ये काटना जो है थोड़ा सा बड़ा होगा, और ये फिर ऐसे अपने मिडिल या फिर मेच्योर स्टेज में पहुंच जाएगा। मतलब शुरुआती दिनों में आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो यूथ स्टेज में आपको मिलेगा वी शेप वैली, इसके बाद आपको वाटरफॉल्स भी दिख सकता है और रैपिड्स भी दिख सकता है। देखो रैपिड क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि जो नदियां बह रही हैं उसका नीचे का जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक, तो आपने अगर कभी ऋषिकेश में राफ्टिंग की होगी तो वहां पर उस राफ्टिंग में जो भी कंपनी वाले राफ्टिंग कराते हैं ना, वो रैपिड्स का नाम लेते हैं कि इसका ये रैपिड का नाम है, इसका ये रैपिड नाम है। तो होता क्या है रैपिड का मतलब कि जो उसके नीचे का पानी का सरफेस है, मान लो पानी बह रही है, अब पानी के लिए अचानक से ये नीचे आ जाएगा पानी। क्यों? क्योंकि आप देखो ना कि ये नीचे का चट्टान ही उसके नीचे, जैसे ही नीचे करता है तो यहां पर वापस से स्विर्ल होगा, ये स्विर्ल बनेगा यहाँ पर।
पानी घूम जा रहा है ना, और फिर उछल के यहाँ निकलेगा। इसीलिए आप राफ्टिंग करते हो जब इसमें गिरते हो तो आपको भी यही एक्सपीरियंस होता है कि आप गिरे और वापस से बाउंड होके फिर आप आगे बढ़े हो। तो ये रैपिड्स, ये सब कहाँ देखने को मिलेगा? अपने यूथफुल स्टेज में। और यूथफुल स्टेज क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पर ये चोट कर करके इसमें गड्ढा बन जाएगा। आप देखोगे कि बहुत बार इसका स्ट्रक्चर, जो सरफेस का स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा हो गया है। ठीक, तो ऐसा क्या होगा कि पानी यहां से गिरता है, इसमें घूम के फिर बाहर जाता है। हर बार ऐसा ही होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रैपिड। हमने वी शेप देख लिया, वैलीज देख लिया, वाटरफॉल भी देख लिया, सब कुछ पढ़ लिया हमने। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक कहाँ के होते हैं? यूथफुल स्टेज के होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको याद हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर आता है मेच्योर स्टेज। मेच्योर स्टेज के अंदर ना रिवर कुछ इस तरीके से बिहेव करने लगती है, आड़ी तिरछी भागने लगती है। उसको जहां पर भी कोई भी सॉफ्ट सरफेस मिलता है वो अपना कोर्स उस डायरेक्शन में कर लेती है, क्योंकि वहां से बहना आसान होता है। मेच्योर हो गई ना, अब उतना जोश इसके अंदर नहीं है। उसको जहां से एक सीधा रास्ता मिलेगा उसी सीधे रास्ते को ये उसी पाथ पे चलना चाहिए। सीधा रास्ता मतलब देखने में सीधा नहीं, बल्कि इसके आगे बढ़ने में जो आरामदायक हो इसके लिए। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है। इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो आड़ी तिरछी सांप जैसी आप स्ट्रक्चर्स को देखते हो, इसको हम लोग बोलते हैं मियांडर। क्या बोलते हैं? मियांडर। ठीक, तो ये जो मियांडर है ये इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों नेचर का होता है। कैसे? अब देखो, रिवर अगर मान लो इधर बह रही है तो अचानक से इधर टक्कर मारेगी। ये टक्कर मारते मारते थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी ना, ये तो आगे बढ़ के इतना दूर इसने पूरा का पूरा जो भी चट्टान था या फिर जमीन थी उसको इरोड कर दिया। तो इसीलिए ये वाला जो सरफेस है वो इरोड हो गया। अब पानी तो उतना ही बहता है, इसीलिए जब ये इतना इतना इरोड करती जाएगी तो पानी इधर भी तो शिफ्ट होगा ना। तो यहां पर जितने भी सेडिमेंट्स वगैरह आते थे वो सब प्लेस होंगे और पानी अपने उस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो यहां पर एक जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है, वो उस अंदर वाले स्ट्रक्चर में चीजें डिपॉजिट होना स्टार्ट होती हैं। तो ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाती है। और ऊपर नदियां ऊपर वाले चट्टानों को, जमीनों को काटती हुई आती है, तो मतलब कि ये इरोड करती हुई आती है, इसीलिए इसको इरोजनल लैंडफॉर्म बोलते हैं। मियांडर के अंदर इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों लैंडफॉर्म होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी रिवर का कॉन्वेक्स शेप होगा, कॉन्वेक्स शेप जब भी होगा तो क्या होगा? वहां पर इरोजन होगा। जब भी कॉन्केव शेप होगा तो वहां पर डिपोजिशन होगा। सिंपल सा है। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली मेच्योर स्टेज में क्या होता है कि मेच्योर स्टेज में एनर्जी उतनी ज्यादा तो नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी इरोजन जो होता है वो ऐसे ही लूप्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर डिपॉजिट्स भी होते हैं और इरोजन भी होता है। फाइनली जब हम ओल्ड स्टेज में पहुंचते हैं तो यहां पर इरोड करने की क्षमता जो है वो बिल्कुल से खत्म हो जाती है। तो आप इसको तीन फॉर्म में देख रहे हो ना, एक तो ऊपर से भी दिखा रहा है और यहां से क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपको देखने को मिल रहा है। तो देखो, जो ए वाला पोर्शन है ये इसका यूथफुल स्टेज है, ये इसका मेच्योर स्टेज है और ये इसका ओल्ड स्टेज है। अब आप देखो कि जब अपने यूथफुल स्टेज में था तो इसकी गहराई जो है रिवर की काफी ज्यादा थी। अब अगर अपने मियंडर वाले स्ट्रक्चर मतलब कि अपने इंटरमीडिएट या फिर मेच्योर स्टेज में पहुंचा है तो इसका वैली वाला जो स्ट्रक्चर है या फिर डीप डेप्थ की बात की गई है, ये डेप्थ थोड़ा सा कम हो गया। ये और कम और शैलो हो जाएगा जब हम बात करेंगे डेल्टा की। तो ये क्या है? हमारा डेल्टा है। तो हमें तीन चीजों को याद करना है पूरे रिवर के कोर्स में। सबसे पहला यूथफुल स्टेज में क्या था, फिर उसके बाद हमें याद करना है कि इसके क्या बोलते हैं मीडियम स्टेज में या फिर जो इसका इंटरमीडिएट स्टेज है उसमें क्या करना था, और फाइनली जब डेल्टा फॉर्मेशन होता है तो उसमें हमको क्या याद करना है। इन सारी चीजों को हमको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ लेना चाहिए। यहां पर आप देखोगे कि ओल्ड स्टेज में हमेशा डेल्टा फॉर्मेशन होता है। डेल्टा क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां तक सेडिमेंट्स तो आते रहते हैं, लेकिन इतने तक में आप देखोगे ना कि रिवर थक जाती है। थक जाती है इन द सेंस कि उसके पास फ्लो ज्यादा बचता नहीं है। अब उसको कहीं से भी जगह मिलता है तो वो ऐसे ही बह जाता है केवल। तो जब बह जाता है ना तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनता है, फैन लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको डेंड्राइट लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। आप उसके हिसाब से देखो कि ये ओल्ड स्टेज में देखने को मिलेगा, ये वाला कंडीशन है। अब तो यहां पर हमने अभी तक क्या पढ़ लिया कि यहां पर चैनल्स कैसे हो जाती हैं? ब्रेडेड फॉर्म में हो जाती हैं। ब्रेडेड फॉर्म का क्या मतलब है कि ये चोटी लाइक स्ट्रक्चर बन रही है ना, या फिर डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर लाइक बन रही है। तो ऐसा ही कुछ ओल्ड स्टेज में हमको क्या देखने को मिलता है, इसी को हम लोग डेल्टा बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या था? अभी हमने पढ़ा मियांडर। यहां पर हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा गॉर्जेस या फिर कैनियंस या फिर यू शेप्ड वैली, कुछ भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहां पर हमने वाटरफॉल की ऑलरेडी बात कर ली थी कि जो भी टॉप लेयर होगा वो अपने बॉटम वाले लेयर से ज्यादा हार्ड होता है, तो वहां पर वाटरफॉल देखने को मिलता है।
एग्जाम्पल के तौर पर आप ये ले सकते हो, वाटरफॉल में जॉग फॉल है या फिर गेरसोपा फॉल, शरावती रिवर पर है ये। शरावती रिवर कहाँ बहती है? कर्नाटका में, ठीक है। तो वहां पर आपको शरावती रिवर मिलेगा और इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल मिलेगा, जो कि लगभग लगभग 260 मीटर या फिर एग्जैक्टली शायद 263 मीटर्स बोलते हैं ये लोग। तो इतना ऊंचा से समझ लो ये पानी नीचे गिरता है। फिर कुछ और इरोजनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, जिनमें से आता है पॉट होल्स। पॉट होल्स का क्या मतलब है? जैसे कि हमारा चाय वाला केटल होता है ना, कि इसमें चाय भर के आप दे दो, ये वाला। तो ये जो कैटल लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा ही पॉट होल्स होता है। आप यहां पर देखो ना इन सारे स्ट्रक्चर्स को, इनको इनको इनको। अब ये बनते कैसे हैं, हम सबसे पहले तो ये समझते हैं। होता यूं है ना कि देखो, जो भी हमारे पास बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको मिल जाता है वाटर एडीज। वाटर एडीज क्या होते हैं? देखो यहां पर लिखा हुआ है वाटर एडीज। ये एक प्रकार के स्वर्लिंग वाटर होते हैं। जैसे कि अभी रैपिड्स की बात कर रहा था मैं, तो रैपिड्स में क्या थे? स्वर्लिंग वाटर थे ना। तो इन्हीं सब बेसिस पर चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर ऐसा ही पॉट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या कहेगा? ये बोलेगा कि देखो भाई, ये जो भी पत्थर है, हम जब स्वर्ल करते हैं, मतलब ये एक स्ट्रक्चर मैंने ऐसा बताया था, बाद बाद में आप सोचो कि यही पत्थर बार बार इसको धक्का मार रहा है, धक्का मार रहा है, चोट पहुंचा रहा है, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, ऐसा ही बन जाएगा। तो ये जो ऐसे करते करते गड्ढा क्रिएट हो जा रहा है, एक होल क्रिएट हो जा रहा है, पॉट होल टाइप का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉट होल्स। उसका यहाँ पर फिगर दे दिया। यहाँ पर छोटे छोटे छेद से ये स्टार्ट करता है और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आते आते ये अपना डेप्थ और डायमीटर दोनों बढ़ाते जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉट होल्स। ये याद रहेगा। पॉट होल्स देखो कैसे क्रिएट होते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि छोटे छोटे बोल्डर जो होते हैं, पहले तो एक शैलो शेप्ड कोई भी गड्ढा इसको मिल गया तो वहां पर चलते, धीरे धीरे ये चोट करते 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 ये जो वर्टिकल एडीज यहाँ मिलते हैं, यहाँ से आने के बाद पानी सीधे नीचे आती है, तो नीचे आने के बाद ये टक्कर करती है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर फिर क्या होता है कि इन्हीं रॉक्स के बार बार ग्राइंडिंग होती है। जैसे कि हम लोग अपने मिक्सर जूसर ग्राइंडर में चीजों को ग्राइंड करते हैं ना, वैसे ही समझ लीजिए इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का ग्राइंडिंग होता है, और इन ग्राइंडिंग के चलते ये सब और डेप्थ में पहुंच जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है फाइनल, इसका नाम हम लोग बोलते हैं पॉट होल्स। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है टेरेसेस रिलेटेड। टेरेस क्या बोलता है? छत को हम लोग बोलते हैं ना, छत को हम लोग क्या बोलते हैं? टेरेस। तो ये टेरेस जैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मतलब ये एक ऐसा बेंच टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि अपने रिवर के कोर्स में पहले नदी इसी के ऊपर से बहती हो, लेकिन क्या हुआ कि टाइम के साथ आते आते ये उसने अपना कोर्स शिफ्ट कर दिया है, अब वो इधर से बह रही है। तो इसीलिए जो पुराना वाला स्ट्रक्चर था, यहाँ पर एक प्रकार का ये क्या बन गया? बीच बन गया ना इस नदी के लिए। तो ऐसे ही बीच लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जो भी हमारा पुराना वाला फ्लोर था फ्लड प्लेन का, अब वो प्लेन कुछ ऐसा दिखने में लगता था। तो इस बेसिस पर भी हम टेरेसेस को डिफाइन कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है गलीज और रिल्स का। पढ़ते हैं क्या होता है। देखो, जब भी पानी जमीन से बहती हुई निकलती है, तो वो जिस सरफेस से बह के निकलेगी उस जमीन को नीचे की तरफ काटती हुई जाती है, ये हमने पढ़ा ना भी। तो अब यहां पर क्या होता है कि अगर ये रीजन हमारा सेमी एरिड एरियाज में आ जाए, तो यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स इस हिसाब से बनते हैं। सबसे पहले देखो ये वाला रिल्स, इसको हम लोग बोलते हैं रिल्स। देखो पतली पतली ऐसे रेखाएं आपको दिखती हुई समझ में आएंगी। इसी में जब ये थोड़ा सा और चौड़ा हो जाता है तो ये बन जाता है गलीज। गली जैसा है ना ये, तो ये हो गया गलीज। और जब यही बहुत ज्यादा अपने आप को फैला देगा तो हम इसको बोलेंगे क्या? ये है रेवाइंस। ये रेवाइंस कहाँ मिलता है? चंबल। जब भी आप ट्रेवल करोगे, या फिर आप दिल्ली से जब आप मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हो, या फिर आप बुंदेलखंड वाले रीजन में थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करते हो, तो वहां पर आपको चंबल वैली मिलती है। चंबल वैली पूरी की पूरी रेवाइन हो चुकी है। ये रेवाइन क्या मतलब है कि ये इतना हद तक ये लोग इरोड हो जाते हैं ना, कि यहाँ पर जितने भी मिनरल रिसोर्सेज रिच सॉइल होते हैं वो सब के सब इरोड हो चुके हैं। तो यहाँ पर प्लांटेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता है। अब रेवाइंस इतने ऊंचे ऊंचे बन चुके हैं, इसीलिए आप देखोगे कि ये जो भी गुंडे लोग होते हैं, या फिर पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि ये लोग यहीं पर आके छिपते थे, इनके चप्पे चप्पे इनको पता होते थे। तो इसके बेसिस पर पुलिस तो कभी भी इनको खोज ही नहीं पाती थी, किस रेवाइन के अंदर ये छिपे पड़े हैं कोई नहीं देख पाता था। तो इसीलिए चंबल वैली डाकुओं की वैली बोली जाती है। ठीक है, बोलते नहीं चंबल के डाकू बिल्कुल फेमस है, आपको भी पता होगा ये चीज, सुना होगा कभी आपने।
तो ये देखो क्या होता है ना, इन सब के बेसिस पर एक्चुअल में ये रिल से स्टार्ट नहीं होता है, ये स्टार्ट होता है सबसे पहले स्प्लैश। स्प्लैश मतलब क्या कि जो बारिश की बूंदें ऊपर से छीटा करती है ना, और ये जमीन पर बार बार वॉर करती जाती है, तो इस वार के चलते वो धीरे धीरे इरोड होना स्टार्ट होता है। फिर क्या होता है कि जब इकट्ठे वो पूरा पूरा का पूरा सरफेस इरोड हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शीट इरोजन। फिर उसके बाद कहीं पर रिल्स बनता है, फिर उसके बाद गिलीज बनता है, और फिर उसके बाद फाइनली रेवाइन बनता है। तो ये क्या है एक बार समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, इस वीडियो को जरा आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखो, जो भी विंड का प्रकोप है वो कैसा है उसके बारे में बताया गया है। तो विंड शुरुआती दौर में तो देख रहे हो कि तेज नहीं चल रहा है, तो कोई भी सरफेस को इरोड नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही विंड की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी गई है, और बढ़ा दी गई है, तो अब क्या हो रहा है, देखो धूल उठने लगे ना। तो मतलब क्या है कि सरफेस का एक छोटा छोटा पोर्शन भी हमको दिखने लगा। सिमिलर काइंड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हैं। जब पानी पहली बार जमीन से टकराती है तो ये चोट करती है। चोट कैसे? ऐसे ये चोट करता है ना, तो जमीन पर आप देखोगे कि ये ऐसा कुछ गड्ढा टाइप का बन जाएगा। आपको दिखेगा नहीं, बहुत ही छोटे लेवल पर होता है, लेकिन होता है ना। अब इसी के बेसिस पर हम देखते हैं कि वाटर इरोजन से 5 टाइप के हमको समाज देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले इसने स्प्लैश वाली जिक्र नहीं की है। स्प्लैश मतलब वही जब पहली बारिश की बूंदें मिलती हैं और वो जमीन को थोड़ा सा डिग्रेड करती हैं, इरोड करती हैं, तो उसको स्प्लैश बोलते हैं। उसके बाद शीट शीट इरोजन की बात करेंगे तो क्या होता है, जैसे कि आप अपने A4 शीट का बंडल में से एक एक शीट ऊपर ऊपर निकालते जाते हो, समझ लो ऐसे ही सरफेस से भी कुछ शीट धीरे धीरे गायब होती जाती है। और ये इस कदर गायब होती है कि हमको पता भी नहीं चलता है। पता जब चलेगा जब ये पूरी की पूरी सरफेस नॉन फर्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये फर्टाइल लैंड नहीं है, क्योंकि इसका पूरा सब कुछ इरोड हो चुका है। शीट इरोजन देखो ये आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद ये रिल है। रिल मतलब छोटी छोटी धाराएं आपको देखने को मिलेंगी। ये जो धाराएं हैं इसी को हम लोग रिल इरोजन बोल रहे हैं। अब ये जब और चौड़ी हो जाएंगी तो हम इनको गली बोलेंगे, और जब ये एकदम ही बड़ी हो जाएंगी तो हम इनको क्या बोलेंगे? रेवाइन बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा गली हो गया, और गली के बाद हमको क्या मिला? रेवाइंस मिल जाएगा आगे चल के। ठीक है, तो इसको फिलहाल यहीं पे खत्म कर रहा हूं मैं। यहां पर देखो, अब ये पूरी चीजें समझ में आ गई ना। स्प्लैश, स्प्लैश के बाद शीट, शीट के बाद क्या? रिल, फिर गॉर्जियस, फिर उसके बाद सॉरी गुली, और फिर उसके बाद क्या मिला हमको? वैली, या फिर ये चंबल वैली जो है क्या है? रिवाइन। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है मियंडर का। मियंडर कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा अपने मेच्योर स्टेज में रिवर क्या करती है। यहाँ पर एक बात मैंने छोड़ दी आपको, ये एकदम याद कर लेना इस चीज को, कि जिस हिसाब से हम चंबल वैली हमेशा पढ़ते रहते हैं, कभी भी क्वेश्चन घुमा, मतलब कि कभी भी क्वेश्चन घुमा के अगर दे दिया जाए, कोस के बारे में पूछा जाए, पीसीएस में तो बहुत बार पूछा जा चुका है। कोस क्या होता है? पंजाब वाले रीजन में इसी चंबल वैली टाइप के कुछ रीजन है वहां पर भी, और उसको वो लोग क्या बोलते हैं? कोस बोलते हैं। ठीक है, पंजाब वाले रीजन में मिलता है आपको, होशियारपुर के पास में। इसके बाद यहाँ पर फिर हम मियांडर्स पढ़ते हैं। मियांडर्स क्या होता है कि अपने मेच्योर स्टेज में क्या होता है कि रिवर अपने पाथ को खुद ही समझने में चाहती है, जिधर मेरा मन करेगा उधर जाएंगे। होता है ना ऐसे मेच्योर स्टेज में, हम लोग के साथ भी होता है। तो इसी तरीके से ये पूरा मियंडर स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे 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 पूरा स्ट्रक्चर बनते जाता है। अब यहाँ पर भी दो चीजें होती है, एक इंटेंसिव इरोजन होता है और एक एक्सट्रूसिव इरोजन होता है। देखो, जो भी इंटेंसिव इरोजन है ना, वो अंदर अंदर की तरफ है। यहाँ पर आप देखोगे कि क्लोब का जो क्लिफ का ये जो साइड है ना, ये भी वेरी करेगा। एक तरफ कॉन्केव शेप है और दूसरी तरफ कॉन्वेक्स शेप। तो जो भी इनर साइड वाले लूप हैं वो डिपोजिशनल नेचर के। आप देखो यहाँ पर पेड़ पौधे थोड़े ज्यादा दिखने को मिलेंगे आपको, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इन सबके पीछे का रीजन यही है कि जो भी मियांडर्स होता है वो अपने कॉन्केव या फिर अंदर वाले जो भी रीजन होती है वो काफी ज्यादा फर्टाइल बन जाती है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गए होंगे। इसके बाद जो दूसरा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर जेंटल कॉन्वेक्स स्लोप बनता है, ऐसा कुछ डिपोजिशन हुआ है, तो हम इसको स्लिप ऑफ साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लिप ऑफ साइड। फिर मॉर्फोलॉजिकली हम देखते हैं कि एक हॉर्स शू टाइप, ऑक्सबो, ब्रेसलेट टाइप, सब मियंडर का ही एक दूसरा फॉर्म है। क्या होता है कि मानो कि ये जो रिवर है ये ऐसे ऐसे फ्लो कर रही थी, अब ये धीरे धीरे क्या होगी, ये इंक्रीज होना स्टार्ट करे। तो एक स्ट्रक्चर ऐसा आएगा ना कि जब ये दोनों बिल्कुल बगल बगल पड़ोसी रिवर्स बन जाएंगी, तुम अपना कोर्स चला रहे हो, ये अपना कोर्स चलाएंगे, तो रिवर इस डायरेक्शन में भी बहेगा, इस डायरेक्शन में भी बहेगा, तो अपने अपने हिसाब से चलेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाई डायरेक्शनल है। यहाँ पर डिपोजिशन भी हो रहा है, यहाँ पर इरोजन भी हो रहा है, और ये इस बेसिस पर अपने पाथ को चेंज भी करती है। तो इस रेस्पेक्ट में आप मियांडर्स को समझ सकते हो। देखो क्या होता है, यहाँ पर आप और अच्छे तरीके से समझोगे। एक तो ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक का क्या मतलब होता है? ऐसा स्ट्रक्चर, मतलब कि यहाँ और यहाँ से क्या हो कि ये वाला स्ट्रक्चर इधर निकल जाए, ये वाला स्ट्रक्चर इधर निकल जाए, और जो घोड़े की नाल होती है ना, वो कुछ इस शेप की होती है।
ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो वो यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है आपको, ऐसे और ऐसे। तो सिंपल मियांडर के फॉर्म में आप यही सारी चीजें देखोगे कि ऐसा हो गया। अब क्या होगा कि ये वाला पानी इधर और ये ऐसे आएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट पानी का सोर्स बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, एक दूसरा, एक लेक बोल सकते हो इसको आप। तो छोटा सा लेक बन जाएगा सिलेंड्रिकल शेप का। तो इसी को हम लोग ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ये कुछ स्वैम्पी रीजन डेवलप कर सकते हैं हम यहाँ पे, मतलब जो भी है। तो इसके बेसिस पर हमने ऑक्सबो लेक भी समझ लिया। ऑक्सबो लेक आपको नॉर्दर्न रिवर्स जितनी भी हैं सब में दिखेंगी आपको, गंगा यमुना इन सब में। आप थोड़ा सा भी आज अभी के अभी क्या करो, आप अपने मैप में गंगा रिवर की ट्रेजेक्टरी जरा गूगल मैप में सर्च करो सैटेलाइट व्यू पे, देखा आपको ऐसे मियांडर्स पता नहीं कितने देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस बेसिस पर ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है कि ये जो भी नेक है, इसका नेक धीरे धीरे पतला होता है, और एक घड़ी ऐसा आता है कि नेक पर ही पूरा काम हो जाता है, और ये जो आपकी अलग से हेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, या फिर हॉर्सशू शेप, या फिर ओमेगा शेप, जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है ये बिल्कुल अलग ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब टेंशन नहीं होनी चाहिए ना। ऑक्सबो लेक क्या होता है, देखो ये वाला जो है ना, ये घोड़े की नाल स्ट्रक्चर वाला, ये है हमारा ऑक्सबो लेक। फिर एक कॉन्सेप्ट पेनिप्लेन। पेनिप्लेन जो अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा था उसमें भी ऐसा ही था कुछ, कि सब कुछ इरोड हो चुका है, बस यही एक छोटा सा चट्टान बीच में बचा हुआ है, ये भी दिन के दिन साथ ही साथ इरोड होकर बिल्कुल प्लेन सरफेस बना लेगा, इसीलिए इसका नाम है पेनिप्लेन। अब हम पढ़ेंगे ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर्स को। इसमें बहुत सारे पैटर्न्स हैं, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, पेड़ जैसा कुछ दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं डेंड्राइटिक। यहाँ पर आपको रेक्टेंगल रेक्टेंगल जैसा कुछ दिख रहा है, इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पर एक ही पहाड़ से सारे चारों डायरेक्शन में या आठों डायरेक्शन में आप क्या देख रहे हो कि नदियां बह रही हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियल डायरेक्शन या फिर रेडियल पैटर्न। और फिर जब ऐसा होगा कि आपका ये वाला जो मेन कोर्स है ये चलता जा रहा है, लेकिन इसके 90 डिग्री पे बहुत सारे लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं, तो ऐसे चीजों को आप क्या बताते हैं, इसको बोलते हैं आप ट्रेलिस पैटर्न। तो हमने क्या क्या पढ़ा, ड्रेनेज पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेडियल पैटर्न और ट्रेलिस पैटर्न। अब ये क्या होते हैं इनको एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ड्रेनेज पैटर्न में हमको ये पता होना चाहिए कि देखो जो भी रिवर का शेप होता है वो उसके कोर्स से डिसाइड होता है कि कहाँ से वो चल रही है, वहां पर उसको हार्ड रॉक मिलता है, सॉफ्ट रॉक मिलता है, उसके बेसिस पर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर अब जैसे कि मैंने वहां पर जो भी चीजें दिखाई थी वहां पर थोड़ी सी और 3D और क्लियर स्ट्रक्चर्स में दिखाई गई हैं। इस पूरे इवेंट के पीछे जो मेन रीजन है वो यही है कि एक तो आप बात कर सकते हो कि जो भी बेसाल रॉक्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा रेसिस्टेंट नेचर का होता है, तो ये ज्यादा घुलते मिलते नहीं है किसी से, तो इसके चलते भी ड्रेनेज पैटर्न बनाना पड़ा। और साथ ही साथ जब ये ड्रेनेज पैटर्न के बाद जो भी रॉक्स मिलते हैं ना हमको, वो बहुत मजबूत होते हैं, तो इसके लिए भी इन सबका यूज अच्छा खासा है। अब ये चारों टाइप के नाम दिए हुए हैं और उनके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। फिर आखिरी में आता है डेंड्राइटिक और पिनेट भी इसको बोलते हैं। तो डेंड्राइटिक जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, डेंड्राइट्स निकले होंगे इसके, यहीं पर ये बहुत सारी नदियां जैसे कि इंडस, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, सबके जो ड्रेनेज पैटर्न है वो डेंड्राइटिक नेचर का ही है। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ट्रेलिस का। ट्रेलिस का क्या मतलब है कि इस पूरे सिस्टम में क्या होता है कि शॉर्ट सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स जो है वो अपने मेन स्ट्रीम से मिलती हैं 90 डिग्री पर। यही दिख रहा है ना आपको, देखो 90 डिग्री पर ये सब मिल रही हैं, तो इसीलिए यहां पर इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, ट्रेलिस बोलेंगे। ठीक है, फिर हमने रेक्टेंगुलर की बात की। बहुत बार रिवर अपने पाथ को फाइंड करने के लिए जस्ट 90 डिग्री बेंड हो जाती है, उसके बाद वहां से भी 90 डिग्री बेंड हो जाती है। क्योंकि ये थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप का होता है तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, रेक्टेंगुलर पैटर्न। ठीक है, अब देखो एक और आता है एंगुलर। एंगुलर मतलब क्या है कि इनके बीच में कोई ना कोई एंगल बना होगा, पैरेलल नहीं होगा, इसीलिए जो दूसरा आता है वो आता है पैरेलल। ये हमेशा लेसर हिमालयास वाले पैरेलल माउंटेन्स बनाते हैं या फिर पैरेलल रिवर भेजते हैं, लेकिन जो हमारा एंगुलर होता है वो हिमालय के फुट हिल्स में ही देखने को केवल मिलेगा। फिर आता है एक रेडियल। रेडियल क्या मतलब है कि देखो सिंपल सी बात है कि किसी अगर रिवर को बिल्कुल टॉप पोर्शन से कहीं से बाहर निकलने का मौका मिल जाए और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो सारे डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर दे, तो इस पैटर्न को हम लोग रेडियल पैटर्न बोल सकते हैं। एग्जाम्पल भी है इसके, सौराष्ट्र रीजन में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। इसके अलावा सेंट्रल फ्रेंच प्लेट्यू जो है वहां पर भी इसका यूज किया गया है, किलिमंजारो वैसी जगहों पर भी इसका यूज किया गया है। आता है फिर एनुलर। एनुलर का क्या मतलब है, देखो जब भी अपलैंड जो है वो जैसा भी हमने देखा ना रेडियल पैटर्न, संबंध वैसा ही कुछ है, बस यहाँ पर वो पहाड़ निकला होगा और जो भी नदियां इससे बाहर निकल रही हैं
उसमें क्या होगा कि एक सर्कुलर ड्रेनेज सिस्टम डेवलप हो जाएगा। मतलब कि पहले तो ये काट काट के निकलेंगी, लेकिन फिर समझ में आएगा कि भाई देखो कभी कभी इन लोग को आपस में मिलने की बात आती होगी, तो ये एक नया चैनल बना लेते हैं, इसके बेसिस पर ये लोग अपना मिलना जुलना तय करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कुलर ड्रेनेज पैटर्न। तो अभी तक हम बात कर रहे थे इरोजनल लैंडफॉर्म्स की, अब हम बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या होता है। अभी तक हम देख रहे थे कि इरोड करने के बाद कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि डिपॉजिट करने से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते जा रहे हैं। तो देखो, एक सबसे पहले दो बातें आपको याद करनी पड़ेंगी, दो डिपोजिशनल फोर्सेस हैं, एक्शंस हैं। सबसे पहला एक्शन डिपेंडेंट है स्ट्रीम की वेलोसिटी पर, मतलब कि पानी कितनी तेजी से बह रही है वो उसके फोर्स को डिफाइन करेगी कि कितने बड़े सेडिमेंट को या फिर रॉक के पार्टिकल को अपने साथ बहा के ले जा सकती है, तो ये स्ट्रीम वेलोसिटी होगी। दूसरा होता है वॉल्यूम ऑफ रिवर लोड, मतलब कि पूरे पानी का वॉल्यूम कितना है। मतलब स्ट्रीम की वेलोसिटी अगर हमने कम की तो जो भी रिवर अपने साथ ऐसे कंकड़ पत्थर रॉक्स पार्टिकल सेडिमेंट्स अपने साथ बहा के ले जा रहा है वो बहा के ले नहीं जा पाएगा। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में कुछ इतने टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, एक तो एलुवियल फैन एंड कोन्स, नेचुरल लिवीज, डेल्टा, आर्कुएट और फैन शेप्ड, बर्ड्स फूड डेल्टा, एश्चुरी और कस्पेट डेल्टा। एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है एलुवियल फैंस एंड कोन्स। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ऊपर पहाड़ चट्टानों से जब पानी नदियां अचानक से बहते हुए नीचे आएंगी तो क्या होगा, अपने साथ सभी सारे सेडिमेंट्स को पूरे चट्टान से ढलकाते हुए नीचे लेके आएंगी। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो भी स्ट्रीम है वो अपने यूथ स्टेज में है और माउंटेन से भी चला है, तो बहुत सारी चीजें होंगी जो कि इसको अपने साथ लेके यहाँ तक आनी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे मटेरियल इकट्ठा हो जाएंगे। क्या होगा कि जब स्लोप पे रहेगी तब तो रिवर का जो हम बोल रहे थे स्ट्रीम की स्पीड जो है वो स्ट्रीम की स्पीड तो काफी ज्यादा होगी, लेकिन प्रॉब्लम तब आता है ना जब स्ट्रीम की स्लोप जब खत्म हो जाए और उसके बाद इसको प्लेन में चलना पड़े, तब तो इसकी स्पीड अचानक से कम हो जाएगी ना। इसीलिए शुरुआती दौर पर ये एलुवियल फैंस और कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ये तो बेसिकली एलुवियल कोन है। फैन का क्या मतलब होता है, देखो जो भी आप एक चाइनीज पंखा देखते हो कि पहले तो फोल्ड रहता है, उसके बाद आप जैसे ही खोलोगे तो आप सर्कल में क्या देखते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कोई एक पंखा आता है, देखा होगा ना आपने। तो इसीलिए इनको एल्यूवियल फैंस बोला गया। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई आपको। हिमालय के फुट हिल्स पर मिलने वाले सभी जो भी ऐसे हैं थ्रू आउट द हिमालयन फुट हिल्स, आपको ऐसे एल्यूवियल फैंस देखने को जरूर से मिलेंगे। इसके बाद आता है नेचुरल लिवीज। लिवीज का क्या मतलब है कि कुछ तो प्रोटेक्शन वाला काम है। बहुत बार क्या होता है कि जो भी रिजेस बन रहे हैं यहाँ पर, इन पतले पतले रिजेस ने सेडिमेंट्स को रिवर के कोने कोने पर भी इकट्ठा कर रखा है। इस केस में बढ़िया बात ये होती है कि मान लो कभी भी फ्लड वगैरह का सिचुएशन आता है तो ये हमारे लिए नेचुरल लेवी का काम करती है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर ये लेवी बहुत मजबूत नहीं है तो ये अचानक से बहुत बड़े एरिया में फ्लड भी लेके आ सकती है। तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं इसके, तो अपने हिसाब से इसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या हमने पढ़ा, नेचुरल लिवीज। यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी नेचुरल लिवीज है वो आपको फ्लड्स के अगेंस्ट में बचने की बात करेगी, लेकिन क्या मैंने बताया कि जैसे कि अगर इसके टूटने से बहुत बड़े लेवल पर बाढ़ भी आ सकता है, ऐसा ही हुआ था हुआंगो नदी में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक कॉन्सेप्ट डेल्टा का। अब डेल्टा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये हमें हमेशा ओल्ड स्टेज में देखने को मिलेगा जब सेडिमेंट्स ढो के आगे और ले जाने की क्षमता रिवर के पास बिल्कुल नहीं बचेगी, तो वो उन सेडिमेंट्स को वहीं पर रोक देता है और खुद अपना बह जाता है। इस केसेस में ऐसे डेल्टा बनते हैं। ये डेल्टा क्या है कि एलुवियम ट्रैक्ट के बड़े बड़े फील्ड्स हैं, यहाँ पर जितने मटेरियल्स को आप डिपॉजिट करना चाहो डिपॉजिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर ये जो रिवर्स देखते हो ना, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी दो होती है। मान लो कि एक मेन नदी बह रही है, इसमें कोई बाहर से नदी आके जुड़ गई, तो ये क्या बनती है, ये ट्रिब्यूटरी बनती है। लेकिन इसी मेन स्ट्रीम से अगर हम लोग किसी चीज को आगे तक ले जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज का क्या मतलब है कि पानी जो है यहाँ पर मिल नहीं रहा है, बल्कि मेन नदी में से पानी और बह के दूसरे दूसरे पतले पतले चैनल से होकर गुजर रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर एक डेल्टा फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं जो कि इकट्ठा हो गए हैं और इन सेडिमेंट्स के बेसिस पर हम चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। बात करें अगर कि डेल्टा आखिरकार कैसे फॉर्म होता है, तो जैसा कि अभी हमने बात किया, क्या हुआ कि लोड बियरिंग कैपेसिटी रिवर की अच्छी खासी होनी चाहिए। लोड बियरिंग कैपेसिटी कम होगी तो ये सेडिमेंट्स बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएगा। ठीक है, तो जो भी क्ले पार्टिकल्स होते हैं नदियों में सस्पेंडेड होते हैं, उनको बहुत बार क्या होता है कि सॉल्ट वाटर के साथ उनका कोआगुलेशन हो जाता है, जम जाते हैं वो।
तो वहां पर भी थोड़े बड़े बड़े पत्थर बना लेते हैं, इन्हीं सबको हम डेल्टा बोल रहे हैं। या फिर क्या होता है कि जो भी सेडिमेंट्स हैं जिसके सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सबसे छोटे सूक्ष्म पार्टिकल, तो वो क्या करते हैं, वो नदियों के साथ साथ कैरी आउट हो जाते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं और फिर ऐसे ही डेल्टा वाले जगहों पर ड्रेन कर देते हैं। तो यहां से इन सभी रीजन से डेल्टा का फॉर्मेशन हो सकता है। फिर एक आता है एर्कुएट या फिर फैन शेप्ड। फैन वही वाला, जैसे अभी हम कोन और फैन एलुवियल्स देख रहे थे ना, वैसा ही कुछ है। तो आप देखो कि उसका स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके से फैन शेप्ड हो गया ना, कि ये पंखा है और ये पंखा के चारों तरफ ये जो स्टिक निकली होती है, इसका ये पंखा झिलाने वाला है। तो ऐसे ही फैन शेप्ड है, कर्व्ड है, ऐसे डेल्टा को हम लोग फैन शेप्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर नाइल, गंगा, इंडस, ये सब फैन शेप्ड हैं। फिर एक आता है बर्ड्स फूड डेल्टा। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देखो, आपको क्या दिख रहा है, बर्ड का फूड दिख रहा है क्या? तो ऐसा ही कुछ बर्ड फूड स्ट्रक्चर क्या होता है कि बहुत ज्यादा एलुवियल या फिर डिपोजिशन यहाँ पर ये लोग लेके आते नहीं है, तो इसीलिए एक पतली सी लाइन बनती है और ये फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बर्ड के फीट वाले स्ट्रक्चर में। तो इसीलिए इसका नाम जो है बर्ड्स फूड डेल्टा कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि टाइड्स और करंट जो है उतना स्ट्रांगली यहाँ पर इंपैक्ट नहीं करते हैं, जिसके चलते ये बर्ड फूड डेल्टा जो है ये प्रोलॉन्ग आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब देखने को मिल जाएगा। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है ना, एस्चुअरीज। इसके बारे में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। हमें जब भी इंडिया के बारे में पढ़ना है तो इंडिया में एक चीज आपको बिल्कुल तय करनी है, एक तो आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। मान लो इंडिया है, इंडिया के बेसिस पर आप देखोगे कि ये तो एक तो डायग्राम बनाने आना चाहिए और दूसरा आपको मोर और लेस चीजों को डिफाइन करने आना चाहिए कि कौन सी चीजें कहां पर है। जैसे कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है एस्चुरी का। एस्चुरी में क्या होता है कि ये वाला जो रीजन है आप देखोगे कि कौन सा साइड है, ईस्ट साइड है। तो यहाँ पर जो भी हमारे माउंटेन रेंजेस मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास पूरे ऐसे ही पहाड़ी रीजन है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट, या फिर जब भी हिंदी में बात करनी होती है तो हम इनको सह्याद्री का नाम भी दे देते हैं। अब इन सब के बेसिस पर देखो क्या होता है कि ईस्टर्न वाले रीजन में तो सही है, चलो वहां पर क्या बनता है, डेल्टा बनता है। ठीक है, वो हो सकता है बर्ड फूड लाइक स्ट्रक्चर हो, ड्रेनेज पैटर्न वाले स्ट्रक्चर हो, फैन शेप्ड हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो एस्चुरी बन रही है ना, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर देख रहे हो आप, नदियां जो है वो डायरेक्टली समुद्र में ऐसे ही मिल जाती है। बोला यूं जाता है कि इनके फॉर्मेशन में कि जो भी नदियों का डेप्थ होता है ना, ये नदियों का डेप्थ काफी अच्छा होता है, समुद्र में बहुत सारे पानी इनके साथ ऐसे ही मिल जाते हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि माउथ ऑफ द रिवर जब ये समुद्र से मिलने वाला है, तो ऐसा अपियर होता है, ऐसा है नहीं लेकिन ऐसा अपियर होता है कि नदी जो है ऑलरेडी ओशन में सबमर्ज हो चुकी है। जब सबमर्ज हो गई है तो यहाँ पर कुछ भी इसको दिक्कत होगा क्या कि हमें अपने साथ सेडिमेंट ले जाने हैं कि नहीं ले जाने हैं, ये सब बात तो चलेगी नहीं। अगर इस रिवर की भी डेप्थ ज्यादा हो गई है तो यहाँ आजू बाजू में हम लोग एक पोर्ट भी खोल सकते हैं जहां से हैवी शिप्स इनपुट और आउटपुट कर सके। ठीक है, तो ये एश्योरीज के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। फिर आखिरी एग्जांपल है आज का, कस्पेट डेल्टा। कस्पेट डेल्टा कुछ नहीं होता, एक एरो लाइक स्ट्रक्चर होता है या फिर पॉइंटेड डेल्टा होता है। इसमें से सिंगल या फिर डबल ब्रेडेड आपको ओरिजिन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका एग्जांपल है टाइबर रिवर जो कि इटली में है। ठीक है, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस किया, किसके बेसिस पर हमने डिस्कस किया कि क्या क्या डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं और ऐसे कौन कौन से इरोजनल फीचर्स होते हैं। तो डिपोजिशनल और इरोजनल क्या क्या कैसे कैसे हैं, उनके बारे में आज हमने पढ़ लिया अच्छे से। इनके क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर की जब भी शुरुआत होगी तो पूरा क्वेश्चन का पिटारा होगा, हमारा पुराना वाला क्वेश्चन भी होगा और इस वाले पोर्शन से भी हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये फ्लूवियल इरोजन लैंड फॉर्म में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि फ्लूवियल इरोजन में सबसे पहले लैंड फॉर्म्स के कुछ बेसिक्स होते हैं, उन बेसिक्स के प्रोसेस को हमने पढ़ा कि कोरेजन और कोरोजन में क्या डिफरेंस है, हाइड्रेशन क्या होता है, एट्रीशन क्या है, डाउन कटिंग और लेटरल इरोजन क्या होता है। इसके बेसिस पर हमने रिवर वैली को फॉर्म करते हुए देखा। तो हमने देखा कि शुरुआती दिनों में तो ये वी शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, बाद में ग्रैंड कैनियन बनाते हैं और फिर उसके बाद यू शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं। ग्रैंड कैनियन का हमने पूरा वीडियो देखा और इस हिसाब से हमने ये फोटो भी देखा। फिर हम बोले कि रिवर वैली कैसे फॉर्म होता है। रिवर वैली फॉर्म होने के लिए सबसे पहले वी लाइक स्ट्रक्चर बनता है, फिर ऐसा कुछ हमें बताया कि डीप ये गॉर्जेस बन जाएंगे या फिर क्या बोलते हो आप इनको, कैनियंस बन जाएंगे। फिर उसके बाद ऐसे यू शेप्ड स्ट्रक्चर, कॉनकेव शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएंगे। पहले ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है, ये वाला कॉन्वेक्स है और ये वाला क्या है, कॉनकेव स्ट्रक्चर है। इसके बाद रिवर का कोर्स हमने पढ़ा कि देखो एक तो यूथ स्ट्रक्चर होगा, एक
मेच्योर और एक ओल्ड। तो इसके बेसिस पर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो हमको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर वी शेप वैली बन सकती है, वाटरफॉल, रैपिड्स, ये सब यहाँ यूथ स्टेज में बनेंगे। मेच्योर स्टेज में क्या क्या बनेंगे? मियांडर बन जाएंगे। कुछ नहीं समझ में आया तो मियांडर भी इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स दोनों के साथ होता है। जब रिवर के माउथ में पहुंचेंगे, मतलब जब समुद्र से मिलने वाला होगा बिल्कुल, उस केस में ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स बना देगा ये, जिसको हम लोग डेल्टा का नाम दे रहे हैं। इसके बाद हमने पढ़ा वाटरफॉल को। इसमें पढ़ा कि जो भी टॉप मोस्ट लेयर है ना वो हार्ड होनी चाहिए, और उसके अंदर भले ही सॉफ्ट हो तो चलेगा। अगर अंदर वाला भी हार्ड है तब तो बेस्ट है, लेकिन एटलीस्ट ऊपर जो टेरेस वाला आपका वो है वो काफी हार्ड होना चाहिए। फिर हमने वाटरफॉल के बारे में पढ़ा, शरावती रिवर के ऊपर बेस्ड कौन सा? जॉग फॉल। पॉट होल्स के बारे में पढ़ा, कैसे बनते हैं, टेरेसेस, गलीज, मियंडर्स, ऑक्सबो लेक। इसके बाद पेनी प्लेन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ड्रेनेज पैटर्न हमारे रिवर का कैसा है। मोर और लेस 4 टाइप के हमने देखे, डेंड्राइटिक, रेक्टेंगुलर, रेडिकल पैटर्न, और बाद में हमने ट्रेलिस पैटर्न देखा। इन सभी को हमने एक एक करके डिटेल से पढ़ भी दिया। इसके बाद इसमें हमने एंगुलर, एनुलर, रेक्टेंगुलर, सेंट्रीपेटल, ये सारी इंफॉर्मेशन भी इनपुट दे दिए। फिर उसके बाद दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर आता है वो आता है फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का। तो लैंडफॉर्म में क्या क्या चीजें मिल रही हैं, क्या क्या डिपॉजिट हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले डिपॉजिट के तौर पर हम ये सारी स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे थे, एलुवियल फैंस या कोन्स, लेवीज, डेल्टा, और डेल्टा के अलग अलग शेप, जैसे कि एक तो फैन शेप या एरकुएट शेप, बर्ड फूट का शेप, या फिर एस्चुअरीज, या फिर कस्पेड डेल्टा। तो एलुवियल फैन की बात की हमने, नेचुरल लेवीज की बात की, डेल्टा कैसे बनता है और उसके क्या अलग अलग टाइप्स हैं, आर्कुएट क्या होता है, बर्ड फूड क्या होता है, इसके बाद एस्चुरीज और कस्पेड डेल्टा। इतनी थ्योरीज हमने पढ़ ली। देखो कस्पेड डेल्टा को आप क्या करो ना कि एस्चुरीज के पहले ही वाले स्लाइड्स में लगा लो, तो आप बेसिकली 3 टाइप्स की चीजों को पढ़ सकते हो। एक तो फैन शेप्ड, दूसरा बर्ड फूड डेल्टा शेप्ड, और तीसरा हम पढ़ लेंगे कस्पेड डेल्टा। ठीक है, उसके बाद आप डेल्टा के बाद एस्चुरीज पर आओ। तो यहाँ पर एस्चुरीज के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो भी रिवर है वो काफी डाउन्ड वैली है, मतलब कि अपने लास्ट स्टेज में परफॉर्म करके बिल्कुल जा रही है और समुद्र के नीचे इनका बेस है। तो इन सब बेसिस पर हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया कि आज पूरा जो भी हमारे पास लैंड फॉर्म्स थे उनको हमने पढ़ के खत्म कर दिया। ठीक है।